नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 19 अक्टूबर 2024 और 19 अक्टूबर का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको आज अपन इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। देखिए, इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आपको कैसे डाउनलोड करनी है, इस पीडीएफ के साथ आपको क्या क्या फ्री में प्रोवाइड होंगे, फ्री में क्या क्या मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, वो इस क्लास के अंत में मैं आपको जरूर बताऊंगा। उससे पहले चलिए आज की अपन इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के मदरसा बोर्ड ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने की योजना बनाई है? अभी लागू नहीं किया है, केवल योजना बनाई है। उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य का जो मदरसा बोर्ड है उसने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने की योजना बनाई है। वर्तमान के अंदर उत्तराखंड के अंदर 416 मदरसे हैं। कितने हैं? 416 मदरसे हैं। इन कंप्लीट 416 मदरसों के अंदर संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाया जाएगा। इसके लिए जो मदरसा बोर्ड है, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड है, वो संस्कृत शिक्षा विभाग यानी संस्कृत विभाग के साथ समझौता ज्ञापन करेगा। किसके साथ? संस्कृत विज्ञान विभाग के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो उत्तराखंड का मदरसा बोर्ड है वो संस्कृत विभाग के साथ एमओयू साइन करके संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में 416 मदरसों में लागू करने की योजना बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक कंप्यूटर जो विषय है उसको भी शामिल किया जा सकता है। अभी इस पर कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखना भाई, कंप्यूटर को भी किया जा सकता है। ठीक है, पाठ्यक्रम को थोड़ा सशक्त बनाने के लिए कंप्यूटर विषय को भी शामिल किया जा सकता है अनिवार्य विषय के रूप में। वर्तमान के अंदर उत्तराखंड जो मदरसा बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है? मुफ्ती समून कासमी है। कौन है? मुफ्ती समून कासमी। कासमी जी का नाम याद रखना। कासमी जी भी वर्तमान के अंदर किसके अध्यक्ष हैं? तो यूएमईबी के अध्यक्ष हैं। या यूएमईबी क्या है तो आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड। उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वह है मुफ्ती समून कासमी जी हैं। ठीक है, अभी उत्तराखंड के अंदर 100 से अधिक मदरसे ऐसे भी हैं जिनके अंदर अरबी पढ़ाई जाती है। ठीक है, ये फैक्ट याद करो तो कर लेना, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने कितनी औद्योगिक और निवेश नीतियों को मंजूरी दी है? कल जो आंध्र प्रदेश का मंत्रिमंडल था उसने बहुत सारी औद्योगिक नीतियां और जो निवेश नीतियां हैं उनको मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन के अंदर उनकी संख्या पूछी है पहले, तो भाई कितनी, मतलब संख्या में कितनी नीतियां थी औद्योगिक और निवेश को बढ़ावा देने के लिए? तो 6 नीतियां थी। कितनी? 6 नीतियां थी। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, इन 6 नीतियों के नाम याद कर लेना। ठीक है, एक तो थी आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास नीति 4.0। ठीक है, दूसरी थी आंध्र प्रदेश एमएसएमई और उद्यमी विकास नीति 4.0। ये सारी 4.0 की नीतियां हैं। ठीक है, फिर अगली थी आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 4.0। चौथी थी आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 4.0। पांचवी नीति थी इसके अंदर निजी पार्क नीति 4.0 और छठवीं थी एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 4.0। तो ये 6 नीतियां हैं जो कल ही आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी है, इन 6 नीतियों को। तो इन 6 नीतियों का विशेष ध्यान रखना, इनके नाम याद कर लेना कौन कौन सी हैं। एक तो एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 4.0, एक आंध्र प्रदेश निजी पार्क नीति 4.0, आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 4.0, आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 4.0, आंध्र प्रदेश एमएसएमई नीति और उद्यमी विकास नीति 4.0 और आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास नीति 4.0। तो ये 6 नीतियां हैं जो आंध्र प्रदेश के मंत्रिमंडल ने औद्योगिक और निवेश नीतियों के रूप में इनको मंजूरी दी है। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, इन नीतियों के नाम याद कर लेना। अगला, भारत तुर्की मैत्री संघ, जिसको ITFA बोलते हैं, इंडियन तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन, उसका उद्घाटन 16 अक्टूबर 2024 को कहाँ किया गया? देखिए, एक तो इसके अंदर जो डेट दे रखी है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 16 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुई थी भारत तुर्की मैत्री संघ। अब इसके अंदर ये पूछा है कि ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हैदराबाद ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। भारत तुर्की मैत्री संघ का उद्घाटन 16 अक्टूबर को हैदराबाद के अंदर किया गया था। क्यों किया गया था? तो जब किसी दो देशों के मध्य मैत्री संबंध बनते हैं तो क्यों बनते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। देखिए, आज का औद्योगिक युग है, अगर कोई मित्र बनता है तो उसके पीछे बहुत रीजंस होते हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। बिना फायदे आजकल मित्रता नहीं रही है और ना ही कोई आपको बिना फायदे के मित्र बनाने वाला है।
तो ये कहीं दिमाग में अगर ऐसा आपके कचरा घुसा हुआ हो कि यारी दोस्ती तो ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ें किसकी हैं, सबसे बड़ा कौन, वही रुपया जो आप सोच रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना है। भारत तुर्की मैत्री संघ का उद्घाटन 16 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद के अंदर इसीलिए हुआ है कि भारत और तुर्की के मध्य पर्यटन बढ़े, आर्थिक आदान प्रदान हो, सांस्कृतिक पर्यटन बढ़े, शैक्षणिक और तकनीकी रूप से दोनों देशों में सहयोग बढ़े, ठीक है। और इन सब चीज़ों के पीछे क्या है, पैसा, ठीक है। तो ये भी भाई एक मैत्री संघ है, भारत तुर्की मैत्री संघ। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, 16 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है। भाई कल महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती थी, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि जी कौन है, जिन्होंने रामायण लिखी है, ठीक है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन है, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो कर्नाटक के अंदर जितने भी स्कूल हैं उनका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, जो कर्नाटक है उसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो आप जानते हो सिद्धारमैया है। कौन है, सिद्धारमैया। ये हैं अभी वर्तमान में कर्नाटक के सीएम। और इन्होंने क्या किया है, जो सभी आवासीय विद्यालय थे उनका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया है, ठीक है। ध्यान रखना है, केवल जो आवासीय विद्यालय थे सभी आवासीय विद्यालयों का नाम चेंज किया गया और उनका नाम क्या रखा गया, महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय। इसके अलावा जो रायचूर विश्वविद्यालय है उसका नाम बदलकर भी महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय कर दिया है, ठीक है। तो रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी कर दिया है। और महर्षि वाल्मीकि कौन है, आप जानते हो, रामायण के पूजनीय लेखक है महर्षि वाल्मीकि। उनके चलते ही उनकी जो जयंती थी कल, उसके अवसर पर ही जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है कर्नाटक के, उन्होंने जितने भी आवासीय विद्यालय थे उन सब का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया है। और जो रायचूर विश्वविद्यालय था उसका नाम बदलकर भी महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय कर दिया है। यूके इलस्ट्रेशन पुरस्कार किसने जीता है, ठीक है। तो कल भाई आदिति आनंद को यूके इलस्ट्रेशन पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये यूके इलस्ट्रेशन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए ये चित्रकारिता के क्षेत्र के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार का नाम आप याद रखना, ठीक है। क्या याद रखो कि यूके इलस्ट्रेशन पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अंदर जो अदिति आनंद है उनको क्यों दिया गया, ये कहाँ की है, तो ये भारत की ही है। अदिति आनंद कहाँ की है, हरियाणा की है। हरियाणा की है, 25 वर्ष अभी इनकी मात्र उम्र है। हरियाणा की जो अदिति आनंद है उनको यूके इलिस्ट्रेशन पुरस्कार मिला है, ठीक है। इनकी अदिति आनंद की एक कलाकृति, उसका नाम है मेरी गोल्ड्स। क्या है, मेरी गोल्ड्स। इस मेरी गोल्ड्स जो कलाकृति है उसके लिए ही इनको यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये जो पुरस्कार होता है वो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजिक के चित्रण पुरस्कारों के अंदर जो उभरते हुए चित्रकार होता है उस वर्ग का पुरस्कार इनको दिया गया है। यानी ये उभरते हुए चित्रकार है, किसके अनुसार, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के अनुसार, ठीक है। उनका जो चित्र है उसका नाम क्या है, मेरी गोल्ड्स। हरियाणा की है अदिति आनंद। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, यूके इलिस्ट्रेशन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये चित्र जो मेरी गोल्ड्स है वो किस पर संबंधित है, या इनके जो अदिति आनंद के ज्यादातर चित्र है वो किस पर डिपेंड होते हैं, वो होते हैं बाल श्रम को संबोधित करते हुए। यानी छोटे बच्चों से जो काम करवाए जाते हैं उनके चित्रण करते हैं, भाई कैसे बच्चों को शिक्षा से हटाकर काम पर भेजा जा रहा है, फिर उनका आगे का फ्यूचर क्या है, उनको चित्रों के माध्यम से समझाते हैं कौन, अदिति आनंद, ठीक है। तो इनका सब्जेक्ट आप याद रखना, बाल श्रम को संबोधित करने वाली कलाकृति ये बनाती है, ठीक है। वहां पर जब कंपटीशन हुआ था इसके लिए तो 2000 लोगों का कंपटीशन था यूके इलेक्ट्रल पुरस्कार के लिए, उनमें से आदित्य आनंद ने ये जीत लिया। 3000 पाउंड का इनको पुरस्कार दिया गया था। और जो ये मेरी गोल्ड्स जो ये डायग्राम बनाया, ये जो चित्र बनाया, उसको सितंबर 2025 तक लंदन का जो V&A म्यूजियम है, लंदन का म्यूजियम है V&A,
इसके अंदर रखा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वी.एन.ए. जो म्यूजियम है उसके अंदर सितंबर 2025 तक जो लंदन का म्यूजियम है उसके अंदर इस कलाकृति को प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। यूके इलिस्ट्रेशन पुरस्कार है वो अदिति आनंद ने जीता है, वो कि हरियाणा की है। इनकी मेरी गोल्ड्स जो चित्र है उसके लिए इनको दिया गया था। वी.एंड.ए. म्यूजियम है जो लंदन का, सितंबर 2025 तक वहाँ पर इसको रखा जाएगा। और इनके जो चित्र होते हैं उनका विषय क्या होता है, बाल श्रम को संबोधित करते हुए ये चित्रकारी करते हैं। JSW स्पोर्ट्स के क्रिकेट निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? देखिए JSW वैसे तो एक स्टील कंपनी, आपको बताना चाहिए JSW, और जो दिल्ली कैपिटल की टीम है IPL के अंदर उसकी जर्सी के आगे भी लिखा आता है JSW, ठीक है। उसकी कैप पे भी लिखा आता है JSW, इसका मतलब है JSW की जो ब्रांड एम्बेसडर टीम है वो कौन सी है, वो है दिल्ली कैपिटल्स। तो ध्यान रखना है, पूर्व जो BCCI अध्यक्ष हैं, प्रमुख है, पूर्व BCCI प्रमुख सौरव गांगुली, इनको JSW स्पोर्ट्स के क्रिकेट निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए JSW के पास दो अभी वर्तमान के अंदर स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है। एक तो है दिल्ली कैपिटल जो IPL के अंदर आती है और WPL के अंदर आती है, दोनों टीमें IPL और WPL। IPL तो आप जानते हो इंडियन प्रीमियर लीग है, उसकी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। WPL का मतलब है वुमेन प्रीमियर लीग, जो महिलाओं का IPL होता है उस, एक तो इन दोनों टीमों का। इसके साथ एक प्रिटोरिया कैपिटल्स नाम की टीम है, ठीक है। प्रिटोरिया कैपिटल्स जो T20 लीग के अंदर खेलती है, ठीक है। साउथ अफ्रीका T20 लीग है उसके अंदर खेलती है प्रिटोरिया कैपिटल। इन दोनों क्रिकेट जो फ्रेंचाइज हैं, इन दोनों क्रिकेट संपत्तियों की देखरेख के लिए JSW स्पोर्ट्स ने सौरव गांगुली को निर्देशक के रूप में चुना है। तो आप ध्यान रखना, सारे फैक्ट मैंने अच्छे से समझा दिए हैं। JSW के अंडर दो क्रिकेट टीमें आती है, एक तो दिल्ली कैपिटल्स की IPL की टीम और WPL की टीम। इसके अलावा प्रिटोरियो कैपिटल्स की टीम है, साउथ अफ्रीका के अंदर जो T20 लीग होती है, जैसे अपना IPL होता है वैसे साउथ अफ्रीका के अंदर होता है। उन दोनों टीमों की क्रिकेट संपत्तियों के देख रेख करने के लिए सौरव गांगुली जो कि BCCI के पूर्व प्रमुख है उनको चुना गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवकों को सशक्त बनाने के लिए कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन कौन करेगा? सबसे पहले तो कर्मयोगी सप्ताह के बारे में आप ध्यान रखना है। कर्मयोगी सप्ताह किस लिए मनाया गया था? तो सिविल सेवकों को सशक्त करने के लिए। उसका उद्घाटन कौन करेगा? तो अभी जस्ट कर रहे हैं, 1 घंटे बाद में करेंगे, नरेंद्र मोदी जी। कौन करेंगे? PM नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सिविल सेवकों को सशक्त बनाने के लिए कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन अभी करेंगे, यानी 19 तारीख को, आज दिन के अंदर करने वाले हैं। कब? 19 अक्टूबर 2024 को। इसका उद्घाटन करेंगे कहां पर? तो नई दिल्ली के अंदर करेंगे। कहां करेंगे? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जो राष्ट्रीय शिक्षक सप्ताह है, जिसको कर्मयोगी सप्ताह बोला जाता है, उसका उद्घाटन आज नरेंद्र मोदी जी करेंगे, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है, शिक्षा और जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं उनसे जुड़ी जो भी कार्यशालाएं हैं उसमें सिविल सेवकों की क्षमता को बढ़ाना इसका मुख्य है कि भाई सिविक सेवक हैं वो कैसे कैसे अच्छा काम करें जिससे समाज को फायदा हो, राष्ट्र को फायदा हो, क्या नई तकनीकें होनी चाहिए, उन सब पर चर्चा करेंगे PM मोदी जी। और आज इस सप्ताह का उद्घाटन करेंगे दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अंदर, ठीक है। 2020 के अंदर आपको एक अभियान शुरू हुआ, आपको पता होना चाहिए, मिशन कर्मयोगी, ठीक है। एक पहल शुरू हुई थी मिशन कर्मयोगी, जिस पहल का उद्देश्य था आजीवन अधिगम को बढ़ाना। क्या उद्देश्य था? आजीवन अधिगम को बढ़ाना। उसी के तहत पर सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, कर्मयोगी सप्ताह का कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने स्कैम से बचो अभियान किसके साथ मिलकर शुरू किया है? तो भारत ने अभी वर्तमान में मेटा कंपनी के साथ, ठीक है। मेटा आप जानते हो, आप ये जो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, फेसबुक पे शॉर्ट्स देखते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हो, ये सारी मेटा कंपनी की परिसंपत्तियां हैं, ठीक है। इन सब के मालिक एक ही हैं, मेटा, ठीक है। तो ये मेटा जो कंपनी है उसने भारत सरकार के साथ स्कैम से बचो अभियान चलाया है। देखिए पहले क्या होता था, पहले के टाइम में चोरियां बहुत ज़्यादा होती थी, लोग पैसे चुरा लेते थे। तो फिर अखबार में क्या आता था कि आजकल भाई साहब अपराध बढ़ गया है, लोग चोरी कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आजकल क्या है, डिजिटल युग हो गया, तो आपको पता होना चाहिए लोग केस रखते ही नहीं है। आपके पास भी नहीं होगा केस आजकल कोई नहीं रखते। जहाँ भी जरूरत होती है सीधा फ़ोन निकालते हैं, फ़ोन पे करते हैं। तो आजकल डिजिटल चोरियाँ होने लग गई।
फिर भाई पैसा, चोर को तो पैसा चाहिए, उसको तो पैसा चोरी करना है, धन चोरी करना है। अब पैसा अगर आपके पास कैश फ्लो में नहीं होगा तो आपके खाते में से निकालने की कोशिश करेगा, किसी ना भी किसी तरीके से तो आपको डैमेज करने की कोशिश करेगा ही। तो आजकल क्या है कि ऑनलाइन ठगी होने लग गई, ठीक है। सबसे बढ़िया तो क्या चल रहा है पता है आजकल, सबके पास आगे होंगे कॉल, मेरे पास भी आया एक दिन कॉल, मेरे पास तो वीडियो कॉल नहीं नॉर्मल कॉल आया था। कॉल के अंदर एक आदमी उधर से फ़ोन करता है मेरे को, मैं उस टाइम क्या ड्राइव कर रहा था, तो फ़ोन आता है, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने बोला जी बोलिए। बोला मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से। अब उसको ये भी नहीं पता कि क्राइम ब्रांच का क्या काम होता है, सीबीआई का क्या काम होता है। मैंने बोला बोलो सर, कैसे फ़ोन किया। बोले आपके जो छोटे भाई है ना, उनको कहीं पकड़ा है हमने किसी होटल में, ठीक है, और वो किसी एक रैकेट में फंस गए हैं। मैंने बोला अच्छा, तो फिर क्या करें। बोला एक काम करो, फ़ोन कटना नहीं चाहिए अगर इस केस को आपको यहीं रफा दफा करना है तो। मैंने बोला अच्छा, फिर ये रफा दफा कैसे होगा सर। मैं आपको अभी एक फ़ोन पे नंबर देता हूँ, उस पर 10,000 रुपये अभी भेज दो, तुरंत रफा दफा हो जाएगा, अदरवाइज फिर लंबे खींच जाओगे। मैंने बोला यार ये गजब आदमी है, ऐसे कैसे। मैंने बोला चलो एक बार बात करो। उसके आसपास का माहौल ऐसा था, वहाँ मतलब उन्होंने सारा सेटअप ऐसे लगा रखा था कि वहाँ से पुलिस की आवाज़ भी आ रही है, पुलिस की गाड़ी की भी आवाज़ आ रही है, ठीक है। पास में कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है जैसे किसी को मारा जा रहा है। मैंने लड़ गजब आदमी है। मैंने बोला एक काम करो यार, एक बार आपने जिनको भी पकड़ा है उनसे मेरी बात कराओ, क्या बताओ मेरा भाई है किसी दूसरे का भाई है। बोला बात नहीं करा सकते आप, या तो करो तुरंत, अदरवाइज हम अंदर डाल देंगे। मैंने बोला फिर डाल दो, और तो क्या है, मुझे तो पता था मेरा भाई मेरे साथ ही था। मैंने बोला एक काम करो डाल दो फिर। उसके बाद उसका वापस फ़ोन नहीं आया, समझे। तो ये एक रैकेट चलाया जा रहा है अभी। अभी जैसे चलो ठीक है, अपन तो इस चीज़ से बच गए, लेकिन कई बार क्या होता है, जो घर वाले होते हैं ना वो कर देते हैं। जैसे किसी का बच्चा बाहर पढ़ रहा है, पापा के नंबर उनको मिल गए, कहीं से भी लीड जनरेट कर ली उसने, पापा को फ़ोन कर दिया। अब वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, और उनके आपके साथ इमोशन है, तो वो देखेंगे यार पहले वो फ़ोन पे नंबर लेके पहले पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपको कॉल करेंगे। अब तो सेफ तो है ना, और मैं तो सेफ ही था, पापा लाइब्रेरी में था। अच्छा तो फिर वहाँ कौन था, मुझे क्या पता कौन था, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आजकल ऐसी घटनाएं हो रही है, और पिछले 2 महीनों से तो अभी यही स्कैम चल रहा है लेटेस्ट में। जैसे नया स्कैम आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसी इन सभी स्कैमों के लिए स्कैम से बचो अभियान चला रही है भारत सरकार, किसके साथ, मेटा कंपनी के साथ, ठीक है। इसके अंदर जो ऑनलाइन घोटाले होते हैं उनसे निपटाने के लिए, वो जो डिजिटल सुरक्षा है उसको बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। देखिए भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है, भारत आजकल इन दिनों के अंदर एक डाटा बार बार आ रहा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत में सतर्कता की आवश्यकता और भी ज़्यादा है, क्योंकि भारत 900 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ बढ़ती साइबर चुनौतियों का सामना कर रहा है अभी। यह हकीकत है, हकीकत यही है कि 900 मिलियन इंटरनेट उपयोग करता है भारत के अंदर, जो सबसे ज़्यादा है किसी भी देश के अंदर। तो भारत अभी साइबर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने स्कैम से बचो अभियान मेटा के साथ चालू किया है। ये कल ही मनाया गया था भाई। मेरा हूँ चोगबा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। देखिए करंट अफेयर के अंदर एक चीज़ मैंने देखी है, जो आर्ट और कल्चर के क्वेश्चन आते हैं उसमें से प्रत्येक एग्जाम में जो क्वेश्चन कला और संस्कृति का जो क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर किसी न किसी त्यौहार को मनाने की बात होती है, उसके अंदर 99% संभावना रहती है करंट में जो त्यौहार मनाया गया है उसी के बारे में आर्ट और कल्चर में क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। मेरा हूँ चोंगबा जो महोत्सव है वो मणिपुर के अंदर कल मनाया गया था, ठीक है, मणिपुर के अंदर मनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है ये किस लिए मनाया जाता है। तो मणिपुर राज्य के अंदर जो पहाड़ी और जो घाटी समुदाय है उनके बीच एकता के प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है। जो मेरा हो चोगबा महोत्सव है वो जो मणिपुर के अंदर घाटी में रहने वाले लोग हैं और जो पहाड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनमें उन दोनों समुदायों के बीच एकता के प्रतीक के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस त्यौहार में क्या होता है, लोग डांस करते हैं, गाने गाते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अच्छे अच्छे मिठाई खाते हैं, और ये मणिपुर की विरासत के रूप में माना जाता है इस त्यौहार को, मेरा हूँ चोंगबा महोत्सव, ठीक है। ये बात हो गई इस त्यौहार की बात। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इम्फाल मणिपुर की वर्तमान में राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल कौन है, तो लक्ष्मण आचार्य। कौन है, लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है, तो एन बीरेन सिंह है। एन बीरेन सिंह वर्तमान में राज्यपाल हैं। इसके अलावा
मणिपुर को राज्य का दर्जा कब मिला था? 1972 के अंदर। देखिए ये राजधानी है भाई। मणिपुर के स्टेटिक्स की बात की जाए तो मणिपुर राज्य की राजधानी इंफाल है। वर्तमान में राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। और मणिपुर की स्थापना 1972 के अंदर हुई थी। मेरा हो चोंगवा महोत्सव मनाया गया था मणिपुर के अंदर। जो राज्य के जो पहाड़ी और घाटी समुदाय है उनके बीच एकता के रूप में इसको मनाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, वही चीज़ें इस प्रोग्राम में होती है। इसको एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ भाई, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये परसों नियुक्त किया गया था। जो रश्मिका मंदाना है, ठीक है, एक्टर है रश्मिका मंदाना, उनको राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा राजदूत है, यानी साइबर सुरक्षा के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है रश्मिका मंदाना को। ठीक है, आपको बताना चाहिए एक डीफेक वीडियो आया था रश्मिका मंदाना का पिछले साल, उसके बाद से ये इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई है और अभी इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया है। ठीक है, तो आजकल एआई का ज़माना है, डीफेक वीडियो किसी का भी बनाया जा सकता है। तो इनका एक गलत सा वीडियो आया था रश्मिका मंदाना का, डीफेक वीडियो था, फेक वीडियो था, तो उसके चलते अब इनको इस बार रश्मिका मंदाना को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। यह था 19 अक्टूबर 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आपको वीडियो की क्वालिटी और क्लास की क्वालिटी कैसी लगी है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी और आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हो तो चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। उससे प्रतिदिन सुबह आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करो। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से ले लेना। अदरवाइज इस नंबर पर मैसेज कर देना सर क्या प्रॉब्लम है, आप क्लास की पीडीएफ नहीं भेज रहे हो। उसके बाद रेगुलर आपको क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी। ये हमारी वेबसाइट है, इसको चेकआउट कर लेना। अदरवाइज ये जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes, वहाँ जाकर हमें फॉलो करके आप मैसेज कर देना कि सर डेली करंट अफेयर की क्लास की पीडीएफ सेंड करो। उसके बाद में आपको रेगुलरली क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।